सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, फोकस स्टडी विद आदित्य। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेखपाल परीक्षा के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ सामान्य हिंदी का। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7। 6 प्रैक्टिस सेट मैं पहले ही ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। हमें सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए ऑप्शन है सु प्लस उक्ति, बी सु प्लस उक्ति, सी सूक्त प्लस ई और सु प्लस किति कित। तो अब हमें बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद है वो होगा ए सु प्लस उक्ति। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए सु पे छोटे ऊ की मात्रा है और फिर वहाँ भी छोटा ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर ऊ बन जाएंगे। तो सु प्लस उक्ति सूक्ति। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें सही वाक्य बताना है, इसमें से कौन सा सही वाक्य है। देखिए सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन देखिए बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ये सही लग रहा है। और सेकंड बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, तो लोग अनुभवी हो जाता है यानी बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं, ये होना चाहिए था। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, फिर वही कि ये लोग अनुभवी होता है, ये सही नहीं लग रहा, सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बताइए कमेंट करके। ऑप्शन ए ज्ञान होना, बी भ्रम में पड़ना, सी आँख किरकिरा होना, डी लज्जा दूर होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ज्ञान होना। आँख खुल जाने का मतलब होता है ज्ञान होना। जब हमें किसी बात का पता चलता है तो कहते हैं कि हमारी तो आँखें खुल गई। तो आंखें खुलने का मतलब होता है ज्ञान होना। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमें। ऑप्शन ए मदद करके मदद की उम्मीद करना, बी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना और कष्ट सहकर परोपकार करना। तो देखो नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यह है कि हम उपकार तो करें और फिर उसको दरिया में डाल दें, मतलब उसको भूल जाएं। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। और क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है हमें। स्वर्ग शब्द का क्या विलोम होता है? तो ए बैकुंठ, बी देवलोक, सी नरक, डी परमधाम। तो स्वर्ग शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो तो सबको पता ही है, सी नरक सही आंसर है। सी नरक इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, तोयज, धन, अभ्र। तो हमें बताना है बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए जलद, धन और अभ्र ये बादल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इसमें ये जो है तोयज शब्द बादलों का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, हमें बताना है उसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। शब्द दे रखे हैं नरक, स्वर्ग, खग, पहुमी। हमें बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए इसमें जो है स्वर्ग, खग, पहुमी ये तत्सम शब्द हैं, और जो नरक तत्सम नहीं है, क्योंकि नरक का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है नर्क। देखिए वो होता है नर्क। तो ये जो शब्द है नर्क ये तत्सम शब्द होता है, लेकिन ये जो नरक है ये तत्सम नहीं तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 8, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है,
भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नतत्व शास्त्री या भूकंपवेत्ता। तो देखिए भूमि के अंदर की जानकारी रखने के लिए देखिए पुरातत्ववेत्ता तो ये ऐतिहासिक इमारतें वगैरह की जानकारी रखते हैं, भूकंपवेत्ता भूकंप की जानकारी रखेंगे, लेकिन भूगर्भवेत्ता भूगर्भ मतलब भूमि के गर्भ के अंदर की जानकारी रखने वाले तो वो वही हो गया भूगर्भवेत्ता सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कोआ शब्द के स्त्रीलिंग का निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है। अब हमें बताना है कोआ का जो स्त्रीलिंग है वो कैसे बनाते हैं। कोआ के अंत में ई लगाते हैं, कोई करते हैं, या कोआ आनी लगाते हैं, कोआनी, या स्त्री कोआ बोलते हैं या मादा कोआ बोलते हैं। तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्ट स्त्रीलिंग नहीं कर सकते, उसको स्त्रीलिंग करने के लिए हमें मादा लगाना होता है। जैसे मच्छर के लिए मादा मच्छर, इस तरह से। तो कोआ के लिए भी हम मादा लगाते हैं, तो उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कोआ से पहले हम मादा लगाएंगे, मादा कोआ, तो वो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है, हमें बताना है। धर्म जो है वो किस, उसका अर्थ क्या है इस सेंटेंस में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, यहाँ पे जो धर्मों जो शब्द दिया है, यहाँ पे धर्मों शब्द जो दिया है इसका हमें बताना है। तो इसका जो अर्थ है वो है गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, जो गुण होते हैं, उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। उन्हें मौखिक स्वर भी नहीं कहते, लुंठित स्वर भी नहीं कहते, ना निरानुनासिक स्वर भी नहीं कहते, अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सत्सई किस समास का उदाहरण है, हमें बताना है सत्सई किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व दिगु। तो देखिए सत्सई जो है वो दिगु समास का उदाहरण है, क्योंकि दिगु समास क्या होते हैं, जहाँ पूर्व पद संख्यावाची होता है, जहाँ किसी भी चीज़ के समूह या समाहार का बोध होता है। तो सत्सई जो शब्द है इसमें क्या है, सत्सई में 700 का समाहार हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो दिगु है। तो क्वेश्चन नंबर 13। आप भला तो जग भला में वाक्य में रेखांतिक शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें आप जो सर्वनाम है हमें बताना है वो कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है बताना है। तो सुंदर शब्द इसमें विशेषण है, क्योंकि अर्चना की विशेषता बताई गई है कि वो सुंदर है। तो वो जो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को तो हम विशेषण कहते हैं। तो अर्चना यहाँ संज्ञा है, और संज्ञा मतलब कि अर्चना की विशेषता बताई गई है, और विशेषता किस शब्द से बताई गई है, सुंदर शब्द से बताई गई है। तो इसमें सुंदर जो है वो इसका विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। इस महाकाव्य में 16 हैं, क्या 16 हैं, सर्ग, स्वर्ग, सर्व, सर्व, हमें बताना है। तो इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला चुनना है हमें, सूर्पनखा, सूर्पनखा, सूर्पनखा। तो सूर्पनखा हमें सुनना है जो कि रामायण में थी। उसकी सही वर्तनी क्या है, कैसे हम सही प्रकार से सूर्पनखा लिखते हैं। तो इसमें सूर्पनखा सुनकर कुछ लोग ऑप्शन बी को करेक्ट मतलब गलत, लेकिन ये ऑप्शन बी गलत होता है। जो ये लिखेंगे सूर्पनखा, ना नहीं आता है इसमें, रा आता है, सूर्पनखा। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 17 नंबर का क्वेश्चन है। शायद पिताजी आ जाए। अब इसमें बताना है कैसा वाक्य है, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, संकेतवाचक। तो देखिए शायद पिताजी आ जाए, शायद यहाँ शब्द है जिससे हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, संभावना हो रही है कि वो आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो शायद पिताजी आ जाए। तो इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा संदेहार्थक शब्द, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है, हमें सही वाक्य बताना है। तो देखिए ठीक है, ऐसे देखिए।
बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। या फिर कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो देखिए इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा। कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम है सही सेंटेंस होगा। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई ये आना चाहिए, क्योंकि कई रेलवे नहीं आएगा यहाँ पे। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई तो ये भी सेंटेंस गलत है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है नहीं आना चाहिए, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे सीधे सीधे आना चाहिए बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर या दिन काटे ना कटना। तो इसका जो सही आंसर होगा, दिनों का फेर होने का मतलब है कि दिन बदल गए या एकदम से, तो वही सब कैसे होता है, ये सब भाग्य के उससे होता है। और इसका जो सही आंसर होगा भाग्य का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यह मूंग और मसूर की दाल। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, अपना गौरव समाप्त या फिर अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो ये मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो आप लोग जरूर अपने आंसर्स कमेंट में करिएगा और बताइएगा आपने कितने सही किए हैं। निम्नलिखित शब्द में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। अब सीता चलने लगी है, तो ये किस तरह का वाक्य है। प्रगति घोतक है, आरंभ घोतक है, पूर्णता घोतक है या सातत्य घोतक है। तो देखिए इसमें सीता चलने लगी है मतलब उसने अभी अभी चलना शुरू किया है। सीता नाम की कोई बच्ची है जिसने अभी अभी चलना शुरू किया है। कि सीता चलने लगी का मतलब तो यही आ रहा है। तो इसमें इसने चलना शुरू किया है मतलब आरंभ किया है। तो इसका जो आंसर है वो बी आरंभ घोतक सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, बताना है हमें क्या है। ऑप्शन प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा सॉरी जीवन चाहने वाली राह और प्राण रहने का अभ्यास। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। तो प्राणदा का मतलब क्या होता है, जीवन देने वाली दवा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, तो इसमें वाक्यांश नहीं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें आपको कारक बताना है। कारक कौन सा है, अपदान कारक, करण कारक, कर्म कारण, अधिकार कारक। तो अपदान इसमें क्या है, अपदान कारक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपदान से अलग होने के लिए मतलब किसी चीज़ से जब अलग होते हैं तो वहाँ अपदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 24-25 में ABCD आपको पार्ट दिए गए हैं, वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। कक्षा के सभी लड़के गुरुजी का मन से श्रद्धा करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें सही बताना है। तो देखिए इसमें जो है श्रद्धा में त्रुटि है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, श्रद्धा ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इसमें कमी है और ये इसमें त्रुटि है। श्रद्धा ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, इस तरह से नहीं लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सॉरी, थोड़ा PDF ऊपर नीचे हो गई। आप देश के किसी भी बड़े शहरों या कस्बे में चले जाएं, चारों तरफ यातायात का तांता लगा दिखाई देगा। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए में ही गड़बड़ है। ऑप्शन ए में क्या गड़बड़ है, आप शहर के किसी भी बड़े शहरों या कस्बों में नहीं, इसमें जो आएगा शब्द वो आएगा बड़े शहर या कस्बे में चले जाइए। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन लेखपाल के उसके हो गए हैं।
25 में से आपने कितने सही किया आप बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।